हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बात कर लेते हैं अपन अपने टॉपिक की। आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रलाइज फोर्स, ठीक है। और यूनिट अपनी चल रही है सेकेंड, ओके। टॉपिक अपना है सेंट्रलाइज फोर्स कि सेंट्रलाइज फोर्स कहते किसको हैं। देखो एक बार तो ध्यान से इसकी एक बार डेफिनेशन सुन लो, उसके बाद अपन इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। आ जाओ जी। यदि कोई वस्तु गति करे, क्या? यदि कोई वस्तु गति करे और उस पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे तो ऐसे बलों को केंद्रीय बल सेंट्रलाइज फोर्स कहा जाता है। यहाँ सभी बल क्या होते हैं, ये जो सेंट्रलाइज फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स भी होते हैं, ठीक है। इन बलों का जो मोड होता है वो स्थिर बिंदु से यानी कि स्टेशनरी पॉइंट से डिस्टेंस पर निर्भर करता है। अब ये जो बोला है इसको अपन समझते हैं। मान लो अपने पास ये कोई वस्तु है, एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है। ये तीन वस्तु है, ये इस दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अपन ने यहाँ पे कोई तीन वस्तु ली जो इस तरीके से मैंने इसको विद डायग्राम शो कर दिया, ठीक है। अब ये जो वस्तु है ये यूं करके गति करते हुए जाती है, क्लियर है। कोई भी वस्तु ये यूं गति करते हुए जाती है तो अपन क्या कहेंगे, इसकी एक अपन यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है अपना, स्टेशनरी पॉइंट, स्थिर बिंदु है, ठीक है। अब ये वस्तु यहाँ से गति करते हुए कहाँ आएगी, यहाँ पे, और इसका मेन पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ये, और इसका मेन पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ये, क्लियर है। ध्यान से सुनना, एक कोई वस्तु यूं गति करते हुए जाती है, ठीक है, ऐसे रोटेट से गति करते हुए जाती है। और ये जो तीन डिब्बे जो अपन ने लिए, जो बॉक्स है, इन तीनों का स्टेशनरी पॉइंट कहाँ पे होगा, ये एक जगह होगा। और ये जो अपन ने, तो इनकी डायरेक्शन कौन से साइड होगी, ये यहाँ से यहाँ नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये लो, ये भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये लो, ये भी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये लो। डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी इनकी सबकी तीनों की, नीचे की ओर, और तीनों नीचे आके एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे। उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, स्टेशनरी पॉइंट कहोगे, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको आप क्या कहोगे भाई, ये जो लाइन है इसको कहोगे क्रिया रेखा, ठीक है। क्या कहोगे, क्रिया रेखा। क्रिया रेखा मतलब एक्टिंग लाइन, ये क्या हो गई यहाँ पे, एक्टिंग लाइन। अब ध्यान से सुनना, डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या किया है अपन ने यहाँ पे, यदि कोई वस्तु गति करे, ठीक है, यदि कोई वस्तु गति करे और उस पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा, ध्यान से सुनना, यदि कोई वस्तु गति करे और उस पर लगने वाले बल की क्रिया रेखा यानी कि एक्टिंग लाइन सदैव एक स्थिर बिंदु से गुजरे, ठीक है। क्या करे, हमेशा एक स्टेशनरी पॉइंट से गुजरे तो ऐसे बलों को क्या कहोगे आप, सेंट्रलाइज फोर्स कहोगे। आई रिपीट, ध्यान से सुनना, यदि कोई वस्तु गति करे और उस पर लगने वाले बल की, उस पर इस लाइन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो हमेशा उस बल की जो एक्टिंग लाइन है वो हमेशा एक स्टेशनरी पॉइंट से गुजरनी चाहिए, उसी को आप क्या कहोगे, सेंट्रलाइज फोर्स। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी का मोड जो आप निकालोगे वो हमेशा आपका क्या कहलाता है, सेंट्रलाइज फोर्स। या फिर जो सेंट्रलाइज फोर्स जो है ना वो ओनली क्या करता है, स्थिर बिंदु से दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। आई रिपीट,
सेंट्रलाइज फोर्स जो है वो स्टेशनरी पॉइंट से, कहने का मतलब क्या है कि केंद्रीय बल जो है वो इस स्टेशनरी पॉइंट से लेके इस वस्तु तक, यानी कि उस वस्तु ने उस स्टेशनरी पॉइंट तक की कितनी डिस्टेंस तय की है, वही अपना क्या होगा, सेंट्रलाइज फोर्स होगा। आई रिपीट, सेंट्रलाइज फोर्स देखो क्या होता है, सेंट्रलाइज फोर्स हमेशा स्टेशनरी पॉइंट से वस्तु के साथ जो डिस्टेंस हुई है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। बस इसका मकसद क्या होता है कि स्टेशनरी पॉइंट, वस्तु ने स्टेशनरी पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस तय की है। क्लियर है यहाँ तक? एक बात और, सेंट्रलाइज फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक सेंट्रलाइज फोर्स आपको? ठीक है। सेंट्रलाइज फोर्स को अपन निम्न प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो, बात करेंगे। F वेक्टर इक्वल के आर माइनस एन प्लस माइनस आर कैप। सेंट्रलाइज फोर्स को हमेशा अपन इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो के क्या है, यहाँ पे एक संचरण नियतांक है, ठीक है। के क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट राशि है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट है तो मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते अपन कि कौन मान इसका फिक्स है कि नहीं है। कांस्टेंट राशि है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आर की पावर माइनस एन जो है वो क्या है, स्थिति है, ठीक है। आर की पावर माइनस एन जो है वो क्या है, स्थिति है। और ये आर प्लस माइनस आर कैप जो है, प्लस दिखाता है आपको रिपल्सन और माइनस आपको दिखाएगा अट्रैक्शन, ठीक है। और आर वेक्टर क्या होती है, एक यूनिट वेक्टर होती है जो क्या करती है, अपने को डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर बताती है। क्लियर है यहाँ तक? इसलिए अपन सेंट्रलाइज फोर्स को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शो करेंगे। फॉर्मूला याद कर लेना आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ वेक्टर इक्वल के आर प्लस माइनस आर कैप, ठीक है। इस फोर्स को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। चलो जी, अब अपन ये जो सेंट्रलाइज का जो फोर्स का जो फॉर्मूला है, अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं या फिर कौन कौन से फोर्स लगते हैं जिससे अपन प्रूव करते हैं कि वो फोर्स भी, जैसे कि मान लो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। एफ वेक्टर इक्वल माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये क्या है अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने को इस सेंट्रलाइज फोर्स का जो फॉर्मूला है उसके रूप में बनाना है, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इसको अपने को इस सेंट्रलाइज फोर्स के अंदर या फिर सेंट्रलाइज के फोर्स के फॉर्मूले के अंदर चेंज करना है। वो अपन देखते हैं कि कैसे चेंज करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यही होता है। क्लियर है जी? माना लेट जी m1 m2 इक्वल के, ठीक है। मान सकते हैं कुछ भी, के का मान कुछ भी हो सकता है, तो इसको अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया, के, ठीक है। तो एफ वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू अपन ने क्या लिख दी, यहाँ पे के लिख दी, तो माइनस के आर स्क्वायर और आर कैप, ओके। तो एफ वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, के, ये आर की पावर 2 ऊपर जाएगी तब क्या हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, ये लो, तो क्या हो जाएगा आर की पावर -2 और इस माइनस को इसके साथ ले आओ आर का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो यहाँ पे एफ फैक्टर ये है और सेंट्रलाइज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है।
होता है कि नहीं होता? यहाँ पे n जो है वो किसको शो करता है? संख्या को शो करता है, ठीक है। ये देखो n यहाँ पे किसको शो कर रहा है? संख्या को शो कर रहा है। और ये r यहाँ पे क्या था? स्थिति था। k यहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट राशि है जिसका मान कुछ भी हो सकता है, वो अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन ने सेंट्रलाइज फोर्स के अंदर चेंज किया। अब देखो इसी तरीके से अपन एक फॉर्मूला और लेते हैं, किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? प्लस KQ1 Q2 अपॉन R², ठीक है। यही होता है, प्लस माइनस होगा। ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। F वेक्टर इक्वल प्लस माइनस KQ1 Q2 अपॉन R², अब क्या करते हैं? इसको भी अपन इस फॉर्मूले के अंदर चेंज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी अपन सेंट्रलाइज फोर्स के अंदर चेंज करते हैं। तो मैंने आप लोगों को शुरू में एक लाइन बोली होगी, क्या? कि यह सभी बल क्या होते हैं? संरक्षी होते हैं। बोला था कि सेंट्रलाइज फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। क्लियर है? आ जाओ जी। अब क्या करेंगे अपन? देखो वही लेट KQ1 Q2 इक्वल K', ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दो। F वेक्टर इक्वल प्लस माइनस K' R² और R², ठीक है जी। अब क्या कर दोगे इसको आप लोग? F वेक्टर इक्वल K', इसको ऊपर लेके जाओ तो R की पावर -2 और ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस R²। ये लो जी, क्लियर है? तो ये देखो, ये फोर्स कौन सा लिया था अपन ने यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चेंज किसके अंदर कर दिया इसको? सेंट्रलाइज फोर्स के अंदर। ऐसे ही आप कर लेना अपकेंद्रीय फोर्स को, ठीक है। अपकेंद्रीय फोर्स का फॉर्मूला होता है F वेक्टर इक्वल mv² अपॉन R², वो आप लोग कर लेना। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पे आप लोग जो भी लेते हो उसको एक कांस्टेंट राशि के रूप में मान लेना, जो भी फॉर्मूला लेते हो उसको, और फिर उससे अपन उसको सेंट्रलाइज फोर्स के अंदर चेंज कर सकते हैं। याद रखना, सेंट्रलाइज फोर्स हमेशा स्टेशनरी पॉइंट से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर है भाई? यहाँ तक आपका सेंट्रलाइज फोर्स क्या होता है। ओके, अब अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में कि प्रूव दैट सेंट्रलाइज फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है कैसे? कि प्रूव दैट सेंट्रलाइज फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सिद्ध करो कि केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, ठीक है। इसकी अब अपन बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों के। देखो तो अपन क्या करते हैं, एक पिंड ले लेते हैं या फिर एक पार्टिकल ले लेते हैं या एक पिंड ले लेते हैं। ये लो जी, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दो। ये अपन ने कोई एक पिंड ले लिया, इसको मैंने पॉइंट को नाम दे दिया A और इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने B, ठीक है। जब पिंड बिंदु P व Q पर होता है, ठीक है, जब पिंड बिंदु P व Q पर होता है तो उस पर लगने वाला बल क्रमशः क्या हो जाएगा? देखो अब ये कोई अपन ने कोई पिंड लिया A व B, ठीक है। अब ये पिंड कौन से डायरेक्शन में गति करेंगे? डायरेक्शन शो कर देते हैं अपन,
यहाँ से यहाँ तक मैंने आप लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को डायरेक्शन करके वर्क बताया था, WAB इक्वल WAB या फिर WBA या फिर नॉट इक्वल, ऐसी कुछ कंडीशन बनाई थी। वही कंडीशन अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो A इस पथ से जाकर B पर चला जाएगा और A इस पथ से जाकर B पर चला जाएगा, यानी ये जो A है ये दोनों पथों से जाकर B के ऊपर जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट A जो है ये इस रास्ते से जाकर भी B पर पहुंच सकता है और ये पॉइंट A है ये इस रास्ते से भी जाकर B पर पहुंच सकता है, यानी कि इसके पास कितने रास्ते हो गए, 2 रास्ते हो गए। ठीक है जी, अब एक रास्ता मान लो अपन ने इसको दे दिया यहाँ पे, देखो थोड़ा सा इसको ऐसे बनाओ भाई, ये लो। ठीक है, अब अपन ने इसको एक यहाँ पे एक पॉइंट P दे दिया और एक पॉइंट Q दे दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, जब पिंड बिंदु P व Q पर होता है, जब ये वो पूरा जो पार्टिकल है ये पॉइंट P व Q पर होता है, तो उस पर लगने वाले फोर्स क्या हो जाएंगे, ये मान के चलो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इसको बोल दो F1 वेक्टर और इसको बोल दो F2 वेक्टर। ठीक है, क्या किया अपन ने, एक पिंड लिया A और B। ठीक है, इस A के ऊपर अपन ने कोई 2 पॉइंट दिखा दिए P और Q। अब इन पॉइंटों के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, F1 वेक्टर, और Q के ऊपर लगेगा वो क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर। यदि इन पिंडों की या फिर इन बलों की क्रिया रेखा को पीछे की ओर खिसका दिया जाए, ये जो 2 फोर्स लिए हैं अगर इनको अपन दोनों को पीछे की ओर खिसका दें, ये लो, अगर इन दोनों फोर्सों को अपन पीछे की ओर खिसका दें तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे पीछे की ओर ले जाए तो वह एक स्थिर बिंदु से गुजरती है। तो ये मान लो इसका क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट। क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय बल संरक्षी होता है, क्या है, सेंट्रलाइज फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यही प्रूव करना है तो सबसे पहले सेंट्रलाइज फोर्स तो बनाओ। सेंट्रलाइज फोर्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी जो एक्टिंग लाइन जो होती है वो स्टेशनरी पॉइंट से गुजरती है। तो पहले सबसे पहले इसके अंदर स्टेशनरी पॉइंट तो बनाओ। तो अपन ने क्या किया, एक पिंड ले लिया, उस पिंड के ऊपर अपन ने पॉइंट P व पॉइंट Q ले लिया। अब पॉइंट P के ऊपर फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया F1 वेक्टर और फोर्स Q के ऊपर फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया F2 वेक्टर। अब इन दोनों को मैंने पीछे की ओर, इन दोनों की ये जो लाइन है इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया। अगर पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये एक पॉइंट स्थिर पॉइंट से होकर गुजरने लग जाएंगी या फिर गुजरती है। ठीक है, ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, स्थिर बिंदु, और ये क्या हो जाएगी अपनी एक्टिंग लाइन। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे देखो, अर्थात बल क्या हो जाएगा, केंद्रीय, और जहाँ बिंदु क्या है यहाँ पे O, इस पॉइंट को नाम दे दो आप पे O। क्लियर है यहाँ तक। देखो यहाँ स्थिर बिंदु O से, ठीक है, यहाँ स्थिर बिंदु O से एक चीज करो, यहाँ O से लेके Q तक की डिस्टेंस को आप नाम दे दो R। ठीक है, क्या किया, O से लेके Q तक की डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया R। अब ये वाली O से लेके Q तक की डिस्टेंस और O से लेके P तक की डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, अगर ये R होगी तो ये भी कितने हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक है जी। अब अपन करते हैं, ये जो पॉइंट P और Q लिए हैं इनके ऊपर अपन R व R प्लस DR रेडियस के 2 वर्तीय आर्क, सर्किल आर्क बनाते हैं। देखो सर्किल आर्क कैसे बनाते हैं, सबसे पहले पॉइंट P और Q पर बनाते हैं। ठीक है,
ये लो। अब इस वाले F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के ऊपर बनाते हैं। ये क्यों कर रहे हैं अपन? आप लोगों को पता है कि अपने को प्रूव ये करना है कि सेंट्रलाइज फोर्स ही कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज के फोर्स के अंदर मैंने आप लोगों को वो डायग्राम बना के बताया था कि ये जो वस्तु है ये ऐसे ही रोटेट करेगी सेंट्रलाइज फोर्स के अंदर। इसीलिए अपन ने ये स्थिर बिंदु बनाया। स्थिर बिंदु से अपन ने एक ये क्या किया, सर्किल आर्क बनाया। कौन से पॉइंट पर? P व Q पर। अब P और Q पर तो बना दिया, अब ये आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? F1 व F2। तो इसके ऊपर भी एक अपन सर्किल आर्क बना देते हैं। ये लो, देखो डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ये लो जी, बना दिया। अब एक चीज और देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? dr बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये लो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन ने क्या बोल दिया? dr। और मैंने लाइन में क्या यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो देखो, सुनो। यहाँ स्थिर बिंदु O से r व r प्लस dr त्रिज्या के दो रेडियस के दो वर्तीय सर्किल आर्क बनाए, ठीक है। P व Q पोजीशन पर विस्थापन सदिश, ठीक है। अब इस पॉइंट P और Q के ऊपर अपन क्या ले लेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इस पॉइंट P व Q के ऊपर क्या ले लेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो, विस्थापन सदिश क्रम से क्या कर देंगे? ये मान लो इस P का विस्थापन आप दिखा दो यहाँ से लेके इस साइड, ओके। और इस Q का विस्थापन दिखा दो आप यहाँ से यहाँ तक। इसको आप नाम दे दो विस्थापन dr1 वेक्टर, और Q वाले को आप नाम दे दो dr2 वेक्टर। ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस P के ऊपर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने नाम दे दिया dr1 वेक्टर, और Q के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अपन ने नाम दे दिया dr2 वेक्टर। अब एक चीज़ और देखो, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल बनता है। तो देखो, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फोर्स, इन दोनों के बीच अपन एंगल ले लेते हैं क्या? इसको तो बोल देते हैं θ1, और dr2 और F2 वाले को बोल देते हैं अपन θ2। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब देखो क्या करते हैं अपन। सबसे पहले आई रिपीट करती हूँ डायग्राम को, ठीक है। सबसे पहले अपन ने एक पिंड लिया, उस पिंड के ऊपर पहले तो जाने की डायरेक्शन शो करो। जाने की डायरेक्शन अपन ने ये वाली शो कर दी। अब क्या करेंगे? अब ये P पॉइंट जो है और ये Q पॉइंट जो है, ठीक है, ये दोनों इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अरे डायरेक्शन इसकी इधर है और इसकी इधर है, तो जो भी इस डायग्राम के अंदर जो भी वर्क होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। तो पॉइंट P व Q के ऊपर अपन ने फोर्स शो कर दिए F1 व F2, और इस फोर्स की जो लाइन है उसको अपन ने पीछे की तरफ बढ़ाकर एक ही स्टेशनरी पॉइंट पर मिला दिया, और उस स्टेशनरी पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया O। अब O से लेके Q तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? R हो गई। फिर अपन ने क्या किया? पॉइंट P और Q के ऊपर सर्किल आर्क बनाए। ऐसे ही इसके ऊपर सर्किल आर्क बनाए, वैसे ही पॉइंट P और Q पर अपन ने दो फोर्स लिए थे F1 F2, उसके ऊपर भी अपन ने क्या कर दिया? एक सर्किल आर्क बनाया। तो सर्किल आर्क की यानी Q से F2 और P से F1 की जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम है कि नहीं है? तो इस वाली ये अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R है, तो क्या इसकी डिस्टेंस को अपन dr वेक्टर नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। अब एक चीज़ और, इस पॉइंट P के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन ने क्या शो कर दिया? dr1 वेक्टर, और इस Q वाले के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या शो कर दिया अपन ने? dr2 वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल अपन ने बता दिया θ1, और डिस्प्लेसमेंट dr2 और फोर्स F2 के बीच ये एंगल अपन ने शो कर दिया क्या? θ2। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो जी, अब ध्यान से सुनना।
यहाँ तक थ्योरी क्लियर है। चलो जी, ये जो फोर्स F1 व F2 जो है वो क्या होंगे, केंद्रीय बल है, ठीक है। क्यों है केंद्रीय बल, पीछे जाके देख लेना। ये जो F1 है और F2 जो है वो क्या है, सेंट्रलाइज फोर्स है। अब आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी कि इन बलों का जो मोड होता है वो स्थिर बिंदु से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। या ध्यान से सुनना, सेंट्रलाइज फोर्स का जो मोड होता है वो स्थिर बिंदु से डिस्टेंस पर निर्भर करता है। इस स्थिर बिंदु से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो यहाँ ओ क्यू व ओ पी की दूरी समान है, तो ध्यान से देखना, यहाँ O से लेके Q तक और O से P लेकर P तक अगर इन दोनों की डिस्टेंस समान है तो इन दोनों का मोड भी क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रलाइज फोर्स का जो मोड लेते हैं वो स्टेशनरी पॉइंट से डिस्टेंस पर निर्भर करता है। अगर डिस्टेंस पर निर्भर करेगा तो इन दोनों की अगर डिस्टेंस सेम है तो फोर्स भी क्या हो जाएंगे, फोर्स का मोड भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, F1 वेक्टर इक्वल F2 वेक्टर, ठीक है। तो देखो F1 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr1 वेक्टर, और F2 के ऊपर कितना है, dr2 है। तो अगर dr1 व dr2 डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क को क्या कर लेते हैं अपन, W1 व W2 मान सकते हैं, ठीक है जी। देखो dr1 वेक्टर व dr2 वेक्टर विस्थापन हेतु कार्य क्रमशः W1 व W2 है। ओके जी। अरे भाई यहाँ पे सारा वर्किंग ही तो हो रही है, और क्या हो रहा है, तो dr1 और dr2 को अपन ने W1 और W2 वर्क के रूप में कर दिया, कार्य ही तो होता है वर्क, ठीक है। तो क्या कर दोगे इसको, W1 इक्वल F1 dr1 वेक्टर, यही होता है, ठीक है। अब देखो F1 मोड, dr1 का मोड और कोस थीटा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट निकाल रहे हैं, किसका किसके, dr1 का F1 के सापेक्ष, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे तो बताया था सैटरडे को क्लास में, कोस थीटा होता है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब अपन एंगल मान चुके हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा, W1 इक्वल F1 dr1 कोस थीटा 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा 1। इसी तरीके से अपन क्या कर लेते हैं, W2 का निकाल लो, F2 dr2 कोस थीटा 2, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। क्लियर है यहाँ तक। चलो जी, अब इससे आगे अपन बात करते हैं अपनी। तो देखो dr1 का F1 की दिशा में कंपोनेंट क्या होगा, dr1 का F1 की दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसकी दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dr1 कोस थीटा, और dr2 का F2 की दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, dr2 कोस थीटा होगा। इसी प्रकार देखो, अब एक चीज और देखो, इसके सापेक्ष इसका कंपोनेंट dr2 कोस थीटा आया था, इसके सापेक्ष इसका कंपोनेंट dr1 कोस थीटा आया था। अब एक चीज और देखो, यहाँ से लेके और यहाँ से लेके इन दोनों की डिस्टेंस समान होगी कि नहीं होगी, डिस्टेंस सेम है। तो क्या अपन dr1 कोस थीटा 1 इक्वल dr2 कोस थीटा 2 को
डी आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं भाई अपन इसको क्या, डी आर। क्यों, इसका इसके सापेक्ष डी आर टू कोस थीटा आया, इसका इसके सापेक्ष डी आर वन कोस थीटा आया। अब जब ये दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगी तो क्या अपन दोनों के कंपोनेंट्स को ऐसे डी आर के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या कर दोगे आप, इक्वेशन 2 एंड 3 में, इक्वेशन 2 एंड 3 में क्या कर देंगे अपन, F1 और F2, देखो इक्वेशन 2 एंड 3 में dr1 cos थीटा 1 इक्वल dr2 cos थीटा 2 इक्वल क्या कर दोगे, dr होगा। ओके, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, देखो। अतः हम कह सकते हैं इसी कंडीशन से, ठीक है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि W1 इक्वल W2 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई सब कुछ ही सेम हो गया तो ये कहाँ बाकी रह जाएगा? अगर ये वाली चीज़ें ही सेम हो गई तो ये वाली चीज़ भी सेम होगी। तो W1 इक्वल क्या कर दिया, W2। दोनों पथों के लिए क्या होगा, इन दोनों पथों के लिए ये जो कार्य करेंगे ये क्या होगा, सेम होगा। अतः केंद्रीय बल F1 व F2 क्या है, सेंट्रलाइज फोर्स F1 व F2 क्या है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।